नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम और उनके जो घटना दी गई हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रक्षा उपकरण के बारे में बात करेंगे कि कौन सा उपकरण किस देश के द्वारा विकसित किया गया और वह किससे संबंधित है। जैसे कि पहला दिया गया है हेलेना। तो हेलेना ये भारत में विकसित किया गया एक टैंक रोधी मिसाइल है। उसके बाद चिनूक ये अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया हेलीकॉप्टर है। उसके बाद बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके बाद आईएनएस वेला। ये आईएनएस वेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस वेला क्या है? ये फ्रांस के द्वारा विकसित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसके बाद राफेल ये फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है और ये लड़ाकू विमान है राफेल। उसके बाद S-400 क्या है? तो ये रूस के द्वारा विकसित किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। उसके बाद पिनाका। तो पिनाका ये भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है। उसके बाद आईएनएस कलवरी। तो आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। फिर अपाचे ये अमेरिकी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ये कुछ रक्षा उपकरण दिए गए थे जो विभिन्न देशों के द्वारा विकसित किए गए थे। अब आगे और हम लोग बात कर लेते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहली जो महिला दी गई है वो प्रीति रजक। तो प्रीति रजक का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं प्रीति रजक। दूसरी हैं कि शीतल महाजन ये किससे संबंधित है? तो ये 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला हैं शीतल महाजन। उसके बाद पायल छाबड़ा ये स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला हैं पायल छाबड़ा। फिर दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। फिर गीता राणा। तो गीता राणा का संबंध है लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर से है गीता राणा का। फिर लांस नायक मंजू का संबंध है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। उसके बाद डॉक्टर अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये अलका मित्तल हैं। पीटी उषा का संबंध है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ से। पीटी उषा जो हैं ये भारतीय महिला ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। उसके बाद मेघना अहलवावत ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। उसके बाद नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली महिला निर्देशक बनाई गई हैं। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई हैं। उसके बाद अभिलाषा बराक ये कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर ये बनाई गई हैं। उसके बाद माधवीपुरी बुच का संबंध है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष से। उसके बाद धृति बनर्जी का संबंध है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक ये डायरेक्टर बनाई गई हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। सोमा मंडल ये पूछा जाता है कि सोमा मंडल किससे संबंधित हैं? तो सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन ये सेल की बनाई गई हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आयशा अजीज़ बनाई गई हैं भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं आयशा अजीज़। फिर श्रीषा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। फिर सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं ये उत्तराखंड की बनाई गई थी। फिर शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित ये JNU की पहली महिला कुलपति हैं। फिर पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं पूजा देवी। भावना कांत ये भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट हैं भावना कांत। एम वीरालक्ष्मी का संबंध है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर से ये हैं एम वीरालक्ष्मी। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज इनको बनाया गया है। फिर शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की हैं और शिवांगी सिंह ये महिला पायलट हैं। उसके बाद
चंद्राणी मुर्मू ये सबसे युवा सांसद हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनाई गई हैं। फिर विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान के इसकी राजधानी क्या है, अशगाबत, और इसके उच्चायुक्त बनाए गए हैं मधुलिमा हजारिका। अंगोला, इसकी राजधानी देखते हैं, उच्चायुक्त नहीं पूछा जाता है, देश और राजधानी ही पूछा जाता है। जैसे कि अंगोला की राजधानी है लुआंडा। फिर चेक गणराज्य की राजधानी है पराग्वे। फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। प्रदीप राजपुरोहित, इसकी हेलसिंकी है राजधानी। फिर फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी। उज्बेकिस्तान की समरकंद राजधानी है। बुरुंडी, इसकी राजधानी है गितेगा और बुंजुबुरा, अजीब सा नाम है। उसके बाद गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुतो। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। एंटीगुआ बारमूडा की राजधानी है सेंट जॉन्स। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबादा। उसके बाद तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। इटली की राजधानी है रोम। और लेसेंथो साम्राज्य की राजधानी है मसेरू। कोस्टा रिका की राजधानी है सेंट जोस। और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटार। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटार। फिर श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री चैवर्धनेपुरा कोट्टे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कांगो की राजधानी क्या है, कांगो की राजधानी क्या है, किनशासा। फिर गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। फिर लिंक टेस्टिन रियासत की राजधानी है वजूद। उसके बाद त्रिनिदाद व टोबैगो, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। बोलीविया की राजधानी लापेज है। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। फिर बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, ओगाडोगू। उसके बाद सीरिया की राजधानी है दमिश्क। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। और साओ टॉम व प्रिंसिपे की राजधानी साओ टॉम। घाना की राजधानी आक्रा। और लिथुआनिया की राजधानी विनियस। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मलाबो। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। साइप्रस की राजधानी ये निकोसिया है। और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। आगे फिर हम लोग देखते हैं ये विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। ये पूछा जाता है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ कौन कौन है। जैसे कि एप्पल के सीईओ की बात करें तो ये टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला। फिर टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं माइकल माइबैक। और उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है, रोहित जावा। संसद टीवी के सीईओ हैं, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, ये संसद टीवी के सीईओ बनाए गए हैं। टीसीएस के सीईओ हैं के कीर्तिवासन। और इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। अल्फ़ाबेट इंक और ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को बनाया गया है इसमें। और ये अमेजन के सीईओ हैं एनडी जेसी, अमेजन के सीईओ एनडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है इस समय, कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। और ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। और इसका नया नाम क्या रखा गया है, अब ट्विटर की जगह पर एक्स हो गया है। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रोम। और व्हाट्सएप के सीईओ हैं फिल कैथकार्ट। मेटा इंडिया के सीईओ हैं ये संध्या देवनाथन, मेटा इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। और उसके बाद यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन। उसके बाद फसाई के सीईओ कौन है, गंजी कामला वी राव, ये फसाई के सीईओ बनाए गए हैं। उसके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ हैं ये रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ बनाया गया है। फिर आगे है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका सीईओ कौन है, आधार पूनावाला है। और ओपन एआई के सीईओ कौन है, सैम आल्टमैन, ओपन एआई के सीईओ हैं। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, एलन मस्क, स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, एलन मस्क बनाए गए हैं। उसके बाद आगे कुछ और घटनाक्रम देखते हैं, जैसे कि 2023-24 गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि के बारे में बात करें तो 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ये 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस है। तो इसके प्रमुख अतिथि कौन है, तो इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो कि 2024 के चीफ गेस्ट रहे हैं। और ये 75वें नंबर का
गणतंत्र दिवस मनाया गया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित ओडिशा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया था इसमें। उसके बाद 2023 में अगर इसके चीफ गेस्ट की बात करें तो ये 2023 में 74 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इसके चीफ गेस्ट कौन हैं? आदेल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। और 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। 2024 में ये उड़ीसा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया है और 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया था। उसके बाद इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन क्या है? तो इसरो के वर्ष 2022-23 के मिशन की बात करें, गगनयान ये 21 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका प्रक्षेपण यान और यह रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3। गगनयान 21 अक्टूबर 2023 को यह प्रक्षेपित किया जाएगा और ये किससे किया जाएगा? GSLV Mark 3 से किया जाएगा। आदित्य L1 की अगर बात करें तो आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है और ये PSLV C57 से किया गया था। उसके बाद DSSAR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और ये PSLV C56 से प्रक्षेपित किया गया था। फिर चंद्रयान 3, ये क्वेश्चन पूछा गया था RO में, तो चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और ये LVM-3 M4 से प्रक्षेपित किया गया था। NVS-1 ये 29 मई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, GSLV F12 से प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद अगला दिया गया है कि TELEOS-2, ठीक है, ये 22 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित किया गया था जो कि PSLV C55 से प्रक्षेपित किया गया था। वन वेव इंडिया 2 इनका ये इसरो का मिशन था, ये 26 मार्च 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और ये LVM-3 M3 से प्रक्षेपित किया गया था। फिर EOS-7 ये 10 फरवरी 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और ये SSLV D2 से प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद EOS-6 ये 26 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C54 से प्रक्षेपित किया गया था। फिर आगे और घटनाक्रम के बारे में देखते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनी के निवासी या शिकायत अधिकारी कौन है? तो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक का शिकायत अधिकारी कौन है? ये स्फूर्ति प्रिया हैं इस फेसबुक के शिकायत अधिकारी। ट्विटर के शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को बनाया गया है। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी परेश बी लाल को व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी बनाया गया है। टेलीग्राम के शिकायत अधिकारी हैं अभिमन्यु यादव, टेलीग्राम के शिकायत अधिकारी अभिमन्यु यादव हैं। इंस्टाग्राम के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया है। कू के शिकायत अधिकारी राहुल सत्यकाम है और लिंक्डइन के शिकायत अधिकारी तान्या मम्पिल्ली को बनाया गया है। फिर आगे और एक और घटनाक्रम देखते हैं, भारतीय एयरलाइंस एंड उनके प्रमुख कौन हैं? तो मुख्यालय भी इसमें दिया गया है, जैसे कि एयर इंडिया इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके CEO और CMD के बारे में अगर देखें तो कैम्पबेल विल्सन ये इसके CEO हैं। इंडिगो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये CEO CMD नहीं पूछा जाता है, सिर्फ मुख्यालय ही देख लेते हैं। इंडिगो के मुख्यालय दिए गुरुग्राम हरियाणा में है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इसका मुख्यालय कोच्चि में है। स्पाइस जेट इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गो एयर का मुख्यालय मुंबई में है। एयर एशिया इंडिया इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। विस्तारा इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और जेट एयरवेज इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ब्लू डार्ट एविएशन इसका मुख्यालय चेन्नई में है और पावन हंस इसका मुख्यालय नोएडा में है। आगे और घटनाक्रम के बारे में देखते हैं, जैसे कि दिया गया है इसरो का आगामी मिशन, यानी 2023 में जो मिशन हो गए हैं, अब इसरो के 2024 में कौन कौन से मिशन होने हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे गगनयान 1-2 तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा गगनयान।
उसके बाद शुक्रयान 1 ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए होगा। मंगलयान 2 ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। फिर निसार ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता, इसमें क्या प्रमुख खास है, कितने डेटा बदलें, तो चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिनमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को लाने की योजना है। अब उसके बाद बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में अगर देखें तो ये जारी कौन करता है, बाघ गणना रिपोर्ट, इसको जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये कब जारी की गई थी, 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित किया गया था बाघ जनगणना रिपोर्ट। भारत में बाघों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 3682 हैं इस समय। कुल जनसंख्या बाघों की कितनी है, 3682। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 3167 बताई गई थी। फिर विश्व का लगभग 75% बाघ केवल भारत में है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई थी। फिर जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड देश के सबसे ज़्यादा बाघों वाला ये कॉर्बेट रिजर्व है, जिसमेम 260 बाघों की संख्या दी गई है। फिर बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी तथा 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% के करीब है। उसके बाद भारत में 2022 से 24 में आए तूफान एवं चक्रवात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि गुलाब, ये प्रभावित क्षेत्र यानी कि कौन कौन से राज्य को प्रभावित किया इसने, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। फिर सितरंग, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित करने वाला ये चक्रवात था, जो कि इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। उसके बाद मैंड्रोस, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था सबसे ज़्यादा और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी और इसका नामकरण यूएई ने किया था। फिर अगला है गैब्रियल, ये ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित करने वाला चक्रवात था और इसकी उत्पत्ति और नामकरण के बारे में डेटा नहीं है। अगला है मोचा, ये बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करने वाला था और इसका उत्पत्ति की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है और ये यमन ने इसका नामकरण दिया था मोचा का। इल्सा, ये इल्सा ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ये दिखा था और इसका जो उत्पत्ति और नामकरण के बारे में नहीं दिया गया है। बिपरजॉय, ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा इसने और अरब सागर में ये इसकी उत्पत्ति है और बांग्लादेश ने इसका नाम दिया। फिर साओला, ये दक्षिण चीन सागर में सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया। फिर डेनियल, ये लीबिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। फिर हामून, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और ईरान ने इसका नाम दिया था। माईकोंग, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और इसके नामकरण की अगर बात करें तो म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। फिर विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, तो सबसे तेज़ जो सुपर कंप्यूटर है विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटरों में सबसे तेज़ जो है वो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका के पास में है। फिर दूसरा है फुगाकू, ये जापान के पास में है। तीसरा है लूमी, ये फिनलैंड के पास में है। तो ये विश्व के सबसे 3 सुपर फास्ट कंप्यूटर हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो एरावत ये भारत के संदर्भ में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, जो कि CDAC के पास है, जो कि पुणे में है। उसके बाद दूसरे नंबर में अगर बात करें तो परम सिद्धि है, CDAC के पास ही है, ये भी पुणे में है। और प्रत्यूष, ये IIT मुंबई के पास में है, जो कि सबसे तेज़ तीसरे नंबर का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर होगा, ये पुणे में है।
उसके बाद कुछ और घटनाक्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि दिया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे कि पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 फरवरी 2022 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये 17वीं रिपोर्ट जारी की है। इसमें देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की अगर स्थिति अगर देखें तो ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 24.62% क्षेत्र को कवर करती है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट। उसके बाद देश में कुल वनावरण की अगर बात करें तो ये 7,13,779 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जो कि 21.71% क्षेत्र को कवर करता है भारत में। उसके बाद देश में कुल वृक्षावरण की अगर संख्या की बात करें तो ये 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.91% एरिया को कवर करता है। कुल वृद्धि की अगर बात करें तो वन और वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है? 2,261 वर्ग किलोमीटर कुल वृद्धि हुई है इसमें। फिर वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर इसकी वृद्धि हुई है वनावरण में। 2019 की तुलना में 0.22% इसमें वृद्धि की गई है। फिर वृक्षावरण में वृद्धि की अगर बात करें तो ये 721 वर्ग किलोमीटर 2021 की तुलना में 0.76% इसमें वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन की संख्या की अगर बात करें तो ये 4,992 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है, जिसमें वृद्धि की अगर संख्या 17 किलोमीटर इसकी वृद्धि देखी गई है। फिर सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। फिर सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं हरियाणा सबसे कम है, पंजाब में सबसे कम है, और उसके बाद गोवा में सबसे कम वन क्षेत्र है। वनावरण में वृद्धि देखने वाले शीर्ष राज्य अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई, फिर तेलंगाना में हुई, फिर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में हुई, जो कि 84.53% मिजोरम में इसकी वृद्धि देखी गई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे मेघालय में वृद्धि हुई है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,204 मिलियन टन है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन। उसके बाद आगे दिया गया है कि प्रमुख कृषिगत उत्पाद और भारत एवं विश्व की स्थिति, जैसे कि चावल। तो चावल विश्व में प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है चीन में, और उसके बाद भारत के क्रम में देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। फिर गेहूं और आलू का क्रम, ये भी गेहूं और आलू चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है गेहूं और आलू। मक्का ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद दलहन के अगर क्षेत्र में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा दलहन होता है, यानी दालें सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं। और राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा दलहन होता है। उसके बाद गन्ना ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। और जूट ये भारत में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टेट की अगर बात करें तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तम्बाकू ये चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के संदर्भ में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। फिर प्राकृतिक रबर थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होती है, और भारत के संदर्भ में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा होता है प्राकृतिक रबर। कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है, और भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। सूरजमुखी यूक्रेन में होता है, और भारत के संदर्भ में कर्नाटक में सूरजमुखी सबसे ज़्यादा होता है। ज्वार ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। फिर कपास चीन में और भारत में गुजरात में होता है। प्याज चीन में, भारत में महाराष्ट्र में होता है। फिर चाय चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में असम में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। फिर चीनी के संदर्भ में चीनी भारत में सबसे ज़्यादा होती है, और स्टेट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। मसाला भारत में सबसे ज़्यादा होता है,
और केरल राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में मसाला सबसे ज़्यादा होता है। फिर कुल तिलहन की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन होता है और राज्य में राजस्थान सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व की स्थिति और देख लेते हैं, जैसे खनिज मिनरल डेटा है ये। तो कोयला के क्षेत्र में अगर बात करें तो विश्व में प्रथम नंबर पे चीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ निकाला जाता है, वो चीन में निकाला जाता है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर हीरा सबसे ज़्यादा रूस में पाया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश पन्ना जिले में पाया जाता है। उसके बाद तांबा चिली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है लौह अयस्क। चांदी मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी होती है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी होती है भारत के संदर्भ में। कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका का स्थान नंबर 1 है और राजस्थान का स्थान नंबर 1 है। फिर प्राकृतिक गैस, इसका स्थान रूस में नंबर 1 है पूरे विश्व के संदर्भ में। और भारत में अगर देखें तो असम में नंबर 1 पे है। बॉक्साइट ये ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है और उड़ीसा नंबर 1 पे है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश। सोना चीन और कर्नाटक। अभ्रक चीन नंबर 1 पे और आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है। यूरेनियम विश्व में नंबर 1 पे कजाकिस्तान का उत्पादन करता है यूरेनियम का, और भारत के संदर्भ में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का उत्पादन करता है। टंगस्टन की अगर बात करें तो टंगस्टन चीन में सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में और आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा होता है। कैडमियम चीन में सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा होता है। निकेल इंडोनेशिया में होता है और उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। टीन का उत्पादन चीन सबसे ज़्यादा करता है और भारत छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। सीसा चीन में होता है सबसे ज़्यादा और राजस्थान में सीसा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्लेटिनम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है और भारत के संदर्भ में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का उत्पादन होता है। कुछ और प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्थल शहर अभियानों के परिवर्तित नाम क्या दिए गए हैं। जैसे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन, अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा, अयोध्या धाम। पहले इसका पुराना नाम अयोध्या रेलवे स्टेशन था और नया नाम इसका अयोध्या धाम हो गया है। दूसरा है कि पंजोखरा गांव, ये हरियाणा में पड़ता है, इसका पुराना नाम था और ये इसका नया नाम पंजोखरा साहिब हो जाएगा। फिर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका नया नाम चंद्रनगर हो जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नया नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा। पुरानी संसद भवन का नाम संसद सदन हो जाएगा और खेलो इंडिया महिला लीग का अब नया नाम अस्मिता महिला लीग हो जाएगा। बांद्रा बारसोवा सी लिंक, इसका नया नाम वीर सावरकर सेतु हो जाएगा और मुंबई ट्रस्ट हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु हो जाएगा। पहले इसका क्या नाम था, मुंबई ट्रस्ट हार्बर लिंक। फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, अब इसका नया नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो जाएगा। उसके बाद अल मिन्हाद शहर संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, अब इसका नया नाम हिंद शहर हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, ये नई दिल्ली में है, इसका नया नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय हो जाएगा। फिर मोटे अनाज यानी कि मिलेट सुपर फूड, इसका नया नाम अब श्री अन्न हो जाएगा। उसके बाद अफ़गानिस्तान देश, ये इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, अब इसका नया नाम हो जाएगा। फिर अहमदनगर ज़िला है, अब इसका नया नाम अहिल्याबाई होलकर नगर हो जाएगा। शिवमोगा हवाई अड्डा, इसका नया नाम कुवेम्पू हवाई अड्डा हो जाएगा, जो कि प्रस्तावित है अभी। औरंगाबाद शहर ये महाराष्ट्र में है और इसका नया नाम छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा। उस्मानाबाद शहर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नया नाम धाराशिव हो जाएगा नया नाम। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ हो जाएगा, इसका नया नाम। फिर चर्च गेट रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो कि अभी प्रस्तावित है। फिर राउरकेला हॉकी स्टेडियम, इसका नया नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हो जाएगा। हैरिस पार्क ये सिडनी में पड़ता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद इसका नया नाम क्या हो जाएगा, लिटिल इंडिया हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि लिटिल इंडिया किसी विदेश में एक स्थल का नाम है, पार्क का नाम है। फिर इस्लामाबाद नगर गांव ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका नया नाम जगदीशपुर हो जाएगा। मुगल गार्डन दिल्ली में है, इसका नया नाम अमृत उद्यान हो जाएगा। और होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नया नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट हो जाएगा। और चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नया नाम बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा हो जाएगा। दौलताबाद किला ये महाराष्ट्र में है और इसका नया नाम देवगिरी किला हो जाएगा। फिर किबूथी सैन्य शिविर ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन हो जाएगा। राजपथ दिल्ली इसका नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है। अब पहले जो राजपथ के नाम से जाना जाता था अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। फिर चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में पड़ता है जो कि इसका नया नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड हो जाएगा। फिर पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर इसका नया नाम क्या हो जाएगा, गन हिल्स हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान इसका नया नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय हो जाएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में है जिसका नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना हो जाएगा जिसको जीआई टैग दिया गया था। फिर झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन ये इंदौर में पड़ता है, इसका नया नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है, इसका नया नाम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हो जाएगा। फिर लोकसभा राज्यसभा टीबी का नया नाम संसद टीबी हो जाएगा, दोनों एक ही में मर्ज हो गया है। मिड डे मील योजना इसका नया नाम पीएम पोषण स्कीम हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। फिर चेनानी नसरी सुरंग इसका नया नाम हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। फील्डर द्वीप इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। और हैवलॉक द्वीप नील द्वीप इसका नया नाम स्वराज द्वीप सहिज द्वीप हो जाएगा। कुछ और घटनाक्रम हैं आगे जो दिए गए हैं, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनियां, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो कोवैक्सीन का निर्माता कौन था, तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ये था। उसके बाद कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बाद कोवोवैक्स इसका जो निर्माता था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे था। कार्बोवैक्स ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद था। उसके बाद जाइकोविड ये जायडस कैंडला ने इसका उत्पादन किया था। फिर इंकोवैक्स का भारत बायोटेक ने किया था। इनोकोवैक्स ये ICR प्लस NRC ने किया था। रूस की स्पुतनिक V का उत्पादन किसने किया था, तो गेमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन किसने बनाया था, तो मॉडर्ना ने बनाया था। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन तो जैनसन फार्मास्यूटिकल ने बनाया था इसको। स्पुतनिक लाइट तो गेमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। 2016 से 2023 के संदर्भ में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार किस देश से प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा पुरस्कार यानी कि दिए गए हैं, तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में सऊदी अरब ने दिया था। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में अफगानिस्तान। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया ने दिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलीपींस ने दिया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन ने दिया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था। फिर द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेसांसा 2019 बहरीन ने दिया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात UAE ने दिया था। फिर सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 ये रूस ने दिया था। उसके बाद फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 ये क्लाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया था। रूल ऑफ निशान एजुल्लुद्दीन अवार्ड 2019 ये मालदीव ने दिया था। फिर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये अमेरिका ने दिया। नगदल पेल जी खोरगोलो अवार्ड 2021 में भूटान ने दिया था। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ 2023 ये पलाऊ गणराज्य ने दिया था। उसके बाद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 ये फिजी ने दिया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पपुआ न्यू गिनी ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 ये किसने दिया, मिस्र ने दिया। फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस ने दिया था। फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ये ग्रीस ने दिया था। उसके बाद अगला जो घटनाक्रम है ये डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2021, 22 और 23 का
इसमें दिया गया है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड, ये 2021 में ऑक्सफोर्ड ने वैक्स को माना था वर्ड ऑफ द ईयर। 2022 में गोबलिन मोड को माना। उसके बाद 2023 में इसने रिज को माना था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर। फिर मरियम वेब स्टार, तो हम लोग 2023 का ही देखते हैं। मरियम वेब स्टार ये ऑथेंटिक को माना कैम्ब्रिज ने 2023 में बैचबाल को माना। उसके बाद कोलिंस ने AI को माना था वर्ड ऑफ द ईयर। फिर डिक्शनरी.com इसने हेलुसिनेट को माना था वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो इस वीडियो में इतने ही हम लोग देखते हैं। फिर एक नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।